हंसी और नाचने का पागलपन रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बड़ी मत छोड़ो नहीं तुम, ढोकला खाओ ढोकला। आदमी ना पाछળ શું સમય બરબાદ। सुबह से शाम हो गई, लेकिन रह रहकर नक्श का पागलपन अभी भी जावेरी खानदान के घर में सुनाई दे रहा था। वो अलग बात है कि अब उस पागलपन को सुनने वाला कोई नहीं था। अचानक नक्श को ऑफिस में देखकर भानुशाली ग्रुप के एम्प्लॉयज शॉक्ड हो गए। अरे देखो देखो, ये तो नक्श है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने तो सुना है कि आजकल ये गरीबों से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। अभी लोगों के बीच में कानाफूसी चल ही रही थी कि तभी एक आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि ये बड़े साहब से नौकरी मांगने आया होगा। एक तरफ भानुशाली ग्रुप के कुछ लोग नक्श का मजाक बना रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें नक्श के डैड पर बहुत भरोसा था और वो सभी नक्श को देखकर बहुत खुश थे। अब आए ऊट पहाड़ के नीचे, यही सही समय है, पर इन्हें मेरी जरूरत भी है, मजा आना चाहिए। कैबिन में बैठे यशवर्धन को भी नक्श का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। अब यशवर्धन, भानुशाली और नक्श एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, लेकिन दोनों में से किसी के भी मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकल रहा था। यशवर्धन और नक्श की इस मीटिंग को देखकर ऑफिस के बाकी एम्प्लॉयज भी हैरान हो गए कि अब आगे क्या होगा। चलो आओ अंदर, आराम से बैठ के बात करें। नक्श बेवकूफ नहीं था। यशवर्धन के इस इशारे को वो अच्छे से समझ पा रहा था। नक्श जो कल तक चित्रा और अनीका के ताने सुन रहा था, वो आज भानुशाली ग्रुप के चेयरमैन के आलीशान कैबिन में बैठा हुआ था। नक्श बेटा, कैसे हो? तुम्हें हमारी याद नहीं आई? नक्श को यशवर्धन, भानुशाली की भावुक बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसे पता था ये सब एक दिखावा है। जिस काम के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है, जो बात करने के लिए आपने मुझे यहाँ पे बुलाया है, उसकी बात करें। ये सब बातें तो आप कल भी फोन पे कर चुके हैं, है ना मिस्टर भानुशाली? नक्श बेटा, तुम मेरे पोते हो और मैं समझ सकता हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। गलती मेरी है और उसकी सजा भी मुझे मिलनी चाहिए। और मैं तुम्हें बता दूं कि कई सालों से मैं हर रोज उस गलती की सजा भुगत रहा हूँ। मिस्टर भानुशाली, ये बात हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि ये सब बातें करने के लिए तो आपने मुझे यहाँ पे बुलाया नहीं है। तो प्लीज ना आप अपना वक्त जाया कीजिए, ना ही मेरा। जो बात करनी है कीजिए, वरना मैं निकल। नक्श प्लीज प्लीज मत जाओ। इस भानुशाली ग्रुप को तुम्हारी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं चाहता हूँ अपने पापा की तरह तुम इस कंपनी को संभाल लो। क्या तुम अपने दादा को माफ नहीं करोगे? वैसे तो नक्श को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके पास भी यही एक मौका था जहां वो खुद की जिल्लत भरी जिंदगी को बदल सकता था। यही सोचकर उसने अपने कदम पीछे ले लिए। मैं जानता हूँ बेटा कि कुछ सालों पहले मैं तुम्हारे पापा के साथ बहुत सख्ती दिखाई। अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा ने जिस कंपनी को जिस ऊंचाई तक पहुंचाया है अपना खून पसीना एक करके, अब वो डूबने के कगार पे है। मीडिया वालों ने भी बात का बतंगड़ बना दिया, जिस वजह से हमारे क्लाइंट भी जाने लगे। नक्श ने अपने दादाजी को इतना लाचार और असहाय आज से पहले कभी नहीं देखा था। मगर नक्श भानुशाली ग्रुप के सीईओ दर्पण भानुशाली यानी अपने चाचा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अपने दादाजी की बात सुनकर नक्श को उन पर दया आने लगी। ठीक है, बताइए मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि कंपनी तुम संभाल लो और अपने पापा की तरह इस कंपनी को चलाओ। तो आप चाहते हैं कि मैं ये कंपनी ज्वाइन कर लूं, मतलब अपने चाचा के अंडर काम करूंगा, है ना? लेकिन नक्श के यहाँ आने का मकसद कुछ और भी था। वो अपने दादाजी की बात में आकर किसी भी बात पर हाँ करने के लिए तैयार नहीं था। दरअसल दादाजी, बात आपकी कंपनी और आपके फायदे की है।
तो ये रिश्ते नाते बसावे जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते, इसे पीछे छोड़ देते हैं। आपकी मदद करने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन बदले में आपको भी कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं खुश हो सकूं, जिससे मेरे और मेरे पिताजी का खोया हुआ सम्मान लौट सके। ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, बस मैं कुछ शर्तें आपके सामने रखूं, आपको उसे स्वीकार करना है, कबूल करना है, और उसके बदले में मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। सिंपल। शर्तें। अब तुम अपनों के आगे शर्तें रखोगे। इस दुनिया में रहना है तो दुनिया के तौर तरीके से ही बात करनी पड़ेगी, और शायद इसी में मेरा फायदा। वो कहना कि आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी नहीं। ठीक है, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ये आपने की ना फायदे की बात। सबसे पहली शर्त, अब इस कंपनी में मैं दोबारा तभी लौटूंगा जब इस कंपनी का सीईओ मैं बनूंगा, ठीक उसी तरह जिस तरह मेरे चाचा ने मेरे पिताजी की जगह ले ली थी। मैं ये बात तो जानता था कि आपने मुझे भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को बचाने के लिए नहीं, बल्कि चाचा की कंपनी को बचाने के लिए यहाँ पे बुलाया, लेकिन आपको अपनी गलती का जरा सा भी अफसोस नहीं। ऐसी बात नहीं है बेटा, लेकिन अच्छा ये बताओ तुम्हारी बाकी की शर्तें क्या हैं? मेरी दूसरी शर्त ये है दादाजी कि इस कंपनी को मैं तभी ज्वाइन करूंगा जब इस कंपनी में काम मेरी दूसरी शर्त ये है दादाजी कि इस कंपनी को मैं तभी ज्वाइन करूंगा जब इस कंपनी में काम करने की मुझे पूरी फ्रीडम मिलेगी। इस कंपनी में कितने पैसे आ रहे हैं, कितने पैसे जा रहे हैं, सब मेरी जुरिस्डिक्शन के अंदर होगा। सब ये समझ लीजिए कि अब ये कंपनी मेरे हिसाब से चलेगी। तुम्हारी शर्तें सुनकर लग रहा है कि जैसे कि तुम मुझसे कोई बदला ले रहे हो। मौके के दस्तूर को नक्श अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता था, इसलिए आज कठोर होकर उसने दिल की सारी भड़ास अपने दादाजी के सामने बाहर निकाल दी थी। और किस्मत देखिए, आज समय भी नक्श का साथ देता हुआ नजर आ रहा था। नक्श का ये रूप यशवर्धन ने पहली बार देखा था। उन्होंने तो नक्श को बहुत सीधा साधा समझा था और उन्हें लगा था कि नक्श से बात करना बहुत आसान होगा, लेकिन मिलने के बाद उनकी सोच पूरी तरह से गलत साबित हुई थी। शायद उन्हें भी समझ आ गया था कि नक्श को सब पता चल गया है। वैसे क्या पता चल गया है, उसके लिए आपको थोड़ा और इंतजार करना होगा। मैं नहीं जानता कि तुम्हारी इन शर्तों से तुम्हारे चाचा पर क्या गुजरेगी, लेकिन मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं। अगले हफ्ते से तुम भानुशाली ग्रुप के सीईओ की पोस्ट पर ज्वाइन कर सकते हो। बात खत्म होते ही यशवर्धन ने सर झुका लिया, लेकिन नक्श भी वहां पूरी तैयारी के साथ आया था। इसलिए नक्श ने अपने दादाजी के सामने एक अग्रीमेंट पेपर रखा और उसे साइन करने के लिए कहा। ये क्या है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? अब जो कुछ भी मेरे परिवार पे गुजरा है उसके बाद तो आपके साइन पे ही मुझे भरोसा है। वैसे आपके लिए भी कॉपी लेके आया, बस ज्यादा सोचिए मत, फॉर्मेलिटीज को पूरा करते हैं। आखिरकार हूं तो मैं आपका पोता ही, है ना? पर अपने पोते के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, और इस बहाने शायद आपका पछतावा थोड़ा कम हो जाए। मुस्कुराते हुए नक्श भी कैबिन से बाहर चला गया और जाते जाते अग्रीमेंट पेपर की कॉपी को यशवर्धन के हाथ में थमा चुका था। 4 साल पहले कॉलेज पास आउट होने के बाद जब नक्श ने अनिका के पापा के साथ काम करना शुरू किया था, तब सिर्फ अनिका के पापा ही थे जो ये जानते थे कि नक्श का पूरा नाम नक्श भानुशाली है। इतना ही नहीं, कॉलेज की पढ़ाई के दौरान उसके दोस्तों को भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
अनिका के पापा के साथ काम करते वक्त नक्श की मुलाकात अनिका से हुई और पहली नजर में ही वो अपना दिल खो बैठा। लेकिन उसे क्या पता था कि इतना प्यार होने के बाद भी जब वो अनिका से शादी करेगा तब उसे उस शादी में एक जिल्लत की जिंदगी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। भले ही मैं अनिका को अपना सच इतनी जल्दी नहीं बताऊं, लेकिन आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर कुछ बदल गया है। जैसे मेरे हाथों में कोई पावर आ गई है और अब मैं उन लोगों को जवाब दे सकता हूँ जो मुझ पर हंसते थे। बगावत की शुरुआत तो हो गई है और अब आगे आगे देखो होता है क्या। मॉम, नक्श कहाँ है? कुछ बताकर गया है? फोन नहीं उठा रहा। मने खबर नहीं। कल से उसका रूप बदल सा गया हुआ है। राक्षसों जैसा हंस रहा है, नाच रहा है। किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता। खाना बंद करो। ये तो पूरा दिन खाती रहती हो। अनिका, नक्श मनचला होता जा रहा है। मुझे लगता है उसे रास्ते पे लाना पड़ेगा। चित्रा और अनिका मिलकर नक्श के साथ क्या करने का सोच रहे थे और